हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेके काउंसलिंग को लेके एक अपडेट अभी जस्ट कुछ देर पहले अपडेट किया अपनी वेबसाइट पे, तो उसी को लेके हम आज बात करेंगे। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें क्या है कि उन्होंने दे के रखा है कि अगर आपने एग्ज़ाम में, जैसे कि परीक्षा में जो प्रकाशित जो हुआ था, आपने विभाग की काउंसलिंग के लिए आपको जितने भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पढ़ पाओगे तो आपको दिखा होगा, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है काउंसलिंग के समय आपको वो उपस्थित करना पड़ेगा। अगर आप उसमें असफल होते हैं तब आपकी जो पात्रता है वो परीक्षा के फल के दौरान ही क्या हो जाएगी, ये निरस्त हो जाएगी। इसमें दूसरे पार्ट में इन्होंने ये कह के रखा, जस्ट ए मिनट, दूसरे पार्ट में इन्होंने ये कह के रखा कि अगर अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें मैं आपको एक बार बताता हूँ। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपडेट किए हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट किए हैं उस पर एक वाटर मार्क आ जा रहेगा, जो कि पहले का वाटर मार्क जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उस वाटर मार्क से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, वाटर मार्क थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। वही वाटर मार्क वाली डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आयोग का जो वाटर मार्क होगा वही वाला डॉक्यूमेंट, अलग से नहीं, उसको काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाओगे तो भाई क्या हो जाएगा, आपको जो प्रपत्र आप लेके जाओगे वो स्वीकार्य नहीं होगा, वो फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आपको क्या कर लेना है, आपको पहले बात तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब आपको दिखाने पड़ेंगे, और दूसरा डॉक्यूमेंट आपने जो भी अपलोड करा है वो डॉक्यूमेंट आपका जो आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड होना चाहिए, जिसपे एक वाटर मार्क आता है, वो वाटर मार्क उसमें दिखना चाहिए। वो वाटर मार्क वाले ही डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट करे जाएंगे, बाकी कोई अन्य नहीं। ठीक है, दो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, मैंने आपको दो चीज़ों को बता दी। तीसरा पार्ट इन्होंने ये दे रखा है, इसमें देखो ध्यान से, अगर यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक बात करता हूँ, इसमें इन्होंने कह रखा है जो दिव्यांग लोग थे जिन्होंने भाई अप्लाई किया था और दिव्यांगता के लिए इन्होंने क्या किया था, आरक्षण की मांग करी थी और उनको मिल भी गया था। ठीक है, तो उन लोगों को जिनको दिव्यांगता के लिए जिन्होंने आरक्षण लिया है, ठीक है, उनको क्योंकि 1 घंटा एग्ज़ाम के समय ज़्यादा मिला है, आप इसे पढ़ लेना। इसे जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ, मेन मेन गिस्ट बता रहा हूँ आपको। 1 घंटा उनको एक्स्ट्रा मिला था। अगर वो काउंसलिंग के दौरान अगर उनकी दिव्यांगता गलत पाई जाती है, कि जांच, जो देखो यहाँ पे लिखा है अनिवार्य रूप से सक्षम, तो ये अगर ये जांच में पाया जाता है कि दिव्यांगता आपका गलत है या फिर वो उसमें आप खड़े नहीं उतरते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको दोषी माना जाएगा और जितने भी आपका रिजल्ट है वो सारा कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पढ़ लो यहाँ से। ठीक, तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। अब इसमें इन्होंने थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या लिख के रखा है, मैं पॉइंट वाइज चीज़ें करता हूँ। इन्होंने दे के रखा है कि देखो, इन्होंने अब अहर्ता क्या डिसाइड कर रखा है कि जो कि इन्होंने विज्ञापन दे रखा है वो सारी चीज़ आप पढ़ लो यहाँ पे। इसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसको 40% की उम्मीदवारों को, और 36.5 अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को, और 1 मिनट रुको, सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% की न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जो बिहार के लोग हैं, जो जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में, या फिर जनजाति महिलाओं में, या फिर पीडब्ल्यूडी में आते हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ अर्हता डिसाइड कर रखा है। 40%, 37% के आसपास, 34% और 32% की न्यूनतम अर्हता डिसाइड कर रखा है। इतना मिनिमम उनको पाना ही पाना है। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ ये लिख रखा है कि न्यूनतम अर्हता से अगर कम है तो उनकी मेधावी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोग इस इतने नंबर से कम नंबर पाते हैं तो उनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उनका परीक्षा फल लाने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। यहाँ पे इन्होंने सीधा लिख रख रखा है। और एक चीज़ इन्होंने ये लिखा है भाई कि इसमें आरक्षण के नियमानुसार मेघा जो क्रम बनेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि को की रिक्ति भरी जाएगी। ठीक है, अतः अनारक्षित कोटि की रिक्ति के अधिक हो और आरक्षित कोटि की योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित कोटि की रिक्तियां खाली रह जाएंगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं होगा, ये बात सही है।
और जो कि क्या हो जाएगा, नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि पहले आरक्षण का जो नियम रहेगा ना, पहले अनारक्षित कोटि की सीट की रिक्ति भरी जाएगी, उसके बाद अधिक रिक्ति अगर होने पर आरक्षित कोटि की योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम अगर हो तो वो क्या हो जाएगी, वो सीट खाली रह जाएगी बाद में, चाहे उस पर कोई कट ऑफ नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये इन्होंने कुछ सिस्टम बना के रखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही आरक्षित कोटि की अंतिम रिक्तियाँ जो होंगी ना, आरक्षित कोटि के सफल अभ्यर्थी जो होंगे उनका जो प्राप्तांक का कट ऑफ बनेगा, वो प्राप्त जो आरक्षित कोटि की न्यूनतम अर्हता से भी अगर कम भी हो सकता है। स्पष्ट है कि एक चीज़ मान लो, आप जान लो कि अनारक्षित कोटि की जो न्यूनतम अर्हता है उससे कम होना चाहिए हो। ठीक है, तो इन्होंने इस वाले पॉइंट में ये बात करी है। तो ये कंडीशन इन्होंने दे रखी किस तरीके से न्यूनतम अर्हता डिसाइड करा जाएगा। उसके बाद इन्होंने टाई ब्रेकर वाले हिसाब किताब में क्या लिखा है, अगर दो लोगों के अंक समान हो जाते हैं तो इसमें सिंपल सी बात है कि इन्होंने दो चीज़ें, इसमें देखो दो कंडीशन है। पेपर हुआ था 150 अंकों का, जिसमें से 30 नंबर का क्या था, लैंग्वेज का पेपर था। तो बचते हैं कितने नंबर, 120 नंबर। 120 नंबर पे ही क्या हो जाएगा, इन्होंने देखिए लिख रखा है 120 नंबर जो है यहाँ पे, अर्थात जो शेष जो 120 नंबर के प्राप्तांक के आधार पर ही आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की क्या हो जाएगी, मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये 30 नंबर वाला हिसाब किताब आपको भूल जाना है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन पीआरटी वाले में मैटर, मैं अभी एक बात इन्होंने लाइन लिखा है, मैं आपको भी आगे बताता हूँ उस चीज़ को। और ठीक है, देखो एक चीज़ और देखो, इसमें इन्होंने एक चीज़ ये लिखा कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं अगर टाई अगर होता है तो जो 80 नंबर का जो इनका थर्ड पेपर हुआ था, क्योंकि पेपर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, 80 नंबर की मुख्य परीक्षा थी। ठीक है, अगर साइंस वाले थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी 4 दिया थे। एसएसटी वालों के लिए जो उनका कैटेगरी वाइज जो चीज़ें थी वो डिसाइडेड थी। ठीक है, तो वो जो फाइनल जो ये हुआ है, इसके बेस पर आपका टाई जब ब्रेक हो जाए, टाई जो होने पे ये इसके आधार पे आपकी क्या हो जाएगी, योग्यता, या फिर आपको परिणाम उसी के फेवर में आपके दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने दे रखा। इसके बाद इन्होंने लास्ट में दे रखा है कि 1 से 5 वाले में तो आपको ऑब्वियस सी बात है, 1 से 5 वाले में क्या थे, 80 वाला हिसाब किताब नहीं था भाई। तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाए, अंक समान होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, भाषा के आधार पर क्या हो जाएगा, जो पीआरटी वाले हैं उनको भाषा के आधार पर क्या हो जाएगा, जिन्होंने भाषा में नंबर ज़्यादा पाए हैं उनको क्या किया, योग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे बताना चाहिए। इसमें देखो एक चीज़ और देखो आप, टाई ब्रेकर वाले में जो कंडीशन दे रखी है, काफ़ी चीज़ें दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे बताने वाली चीज़ें हैं मैं आपको बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो नंबर इन्होंने दे रखा है, आप यहाँ से इसको देखो। इसमें जो मेजर चीज़ें मुझे बताने वाली, पारित न्यायाधीशों के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको एनआईओएस बोलते हैं, के द्वारा खुला या दूरस्थ जो शिक्षा विभाग है, इसमें जो 18 महीने का जिन्होंने डिप्लोमा किया है ना, डीएलएड इसको बोल रहे हैं, वो क्या है, वो मान्य नहीं है। क्योंकि जो डीएलएड होता है, एक होता है 24 महीने का और एक होता है 18 महीने का। जो 18 महीने वाला है इसको इन्होंने क्या किया, निरस्त कर दिया है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, और 24 महीने वाले भाई मान्य है। इन्होंने सीधे यहाँ पे लिख रखा 18 महीने वाले डिप्लोमा को क्या है, मान्यता समाप्त कर दी गई है। तो 24 महीने मतलब 2 साल का जिन्होंने किया उनकी मान्यता है, वो अप्लीकेबल है। ठीक है, इस चीज़ को इन्होंने क्लियर यहाँ पे लिख दिया, जो कि ज़्यादा स्पष्ट हो गया है सबकी चीज़ें। और एक चीज़ इसमें, एक चीज़ और इन्होंने लिखा है कि शिक्षण प्रशिक्षण के उपाधि के मान्यता के बिंदु अथवा किसी भी उपाधि के समतुल्यता के आधार पर जो एनसीटीई के परामर्श के अनुसार ही अंतिम निर्णय होगा। देखो एनसीटीई क्या है, एनसीटीई क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। इसी के आधार पर चीज़ें डिसाइड करके जो फाइनल डिसीजन होगा, इनसे भी परामर्श लेके सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, फाइनलाइज करी जाएंगी। ठीक है, ठीक। और ये नियमावली जो बाकी जो चीज़ें दी गई हैं आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। जो मेजर मेजर चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर डिसाइड कर दिया। एक चीज़ उन्होंने लास्ट में ये भी लिखा है, अगर आपका कोई भी अगर रिजल्ट या कुछ इश्यूज़ अगर आपके क्रिएट होते हैं, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय या फिर कोई भी सक्षम न्यायालय है, अगर वो न्याय कुछ और अलग से कोई न्याय आदेश देता है, तो जिससे परीक्षा परिणाम क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। मतलब परीक्षा परिणाम आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। इन्होंने लास्ट वाले पॉइंट में ये बात लिख रखी है। ठीक है, तो मैंने इस वाले जो इन्होंने आज का ये नोटिफिकेशन निकाला है, मैंने आपके मेजर मेजर पॉइंट आपको सारे कवर कर दिए हैं। आई होप आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी कि ये रिजल्ट के
के संबंध में और जो आपकी काउंसलिंग के संबंध में मेजर आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए हो, किस बेस पे रिजल्ट आना है, किस बेस पे चीज़ें डिसाइड होनी है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे जो भी हम नॉलेजेबल वीडियो क्रिएट करें आप तक राइट टाइम पे पहुंच जाए। सो थैंक यू।